जातिवाद और मनुवाद वो महीन बीमारी है, महीन जाल है जिससे आप फंस कर निकल नहीं सकते हैं। सोचिए, बीजेपी ने कहा कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, जाति जनगणना करवाएंगे, लेकिन अब जो खबरें छन कर आ रही है उसके हिसाब से ओबीसी की संख्या नहीं बताई जाएगी। मतलब वो कुर्मी, यादव, कुशवाहा, चंद्रवंशी, विश्वकर्मा, प्रजापति तो बताएंगे, लेकिन ओबीसी की संख्या कितनी है, ईबीसी की संख्या कितनी है, कितना प्रतिशत वो टोटल है, ये नहीं बताएंगे। ये क्यों नहीं बताएंगे, इससे क्या नुकसान है, ये बताऊंगा। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब तक ईवीएम है तब तक शोषित बनती समाज और खासकर बीएसपी नहीं जीतेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। थोड़ा मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं ताकि समझने में आसानी होगी। ये देश सोने की चिड़िया थी। कम से कम 12वीं शताब्दी से पहले 13वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी के 100 साल और 13वीं शताब्दी तक मान लीजिए, 12वीं शताब्दी तक, और उससे पहले भारत जब बुद्धमय भारत था तो सोने की चिड़िया थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। तब यूरोप गरीब था, तब कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड नहीं बना था, तब विक्रमशिला, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। तब दुनिया भर के छात्र, जैसे आज लोग कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाते हैं, दुनिया भर के छात्र भारत पढ़ने आते थे, क्योंकि तब भारत ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था। 2500 साल पहले इसी धरती पर बुद्ध पैदा हुए, जिन्होंने सबसे ज़्यादा, जिनको जागरूक, एनलाइटमेंट और ज्ञानी आदमी माना गया। इसी धरती पर सम्राट अशोक जैसे करुणाशील राजा हुए, जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया और मवेशियों तक के लिए अस्पताल बनवाए, सराय बनवाए, सड़कें बनवाई, और सबको बराबर की जगह मिलने लगी। लेकिन इसी दौरान जातिवाद और मनुवाद भी पनपना शुरू हो गया और भारत के लोगों को शूद्र, अछूत बांट दिया गया। कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना, कोई शूद्र बना, कोई अछूत बना। इस तरह से बांटा गया और किसी के लिए पढ़ाई लिखाई को कहा गया कि ये जात पढ़ाई लिखाई, ये कम्युनिटी, ये वर्ण पढ़ाई लिखाई करेगी, ये वर्ण राज करेगी, ये वर्ण बिजनेस करेगी, और इस देश की बहुसंख्यक आबादी को शूद्र और अछूत बना दिया गया। समय ने करवट ली। जब शूद्र और अछूत इस देश में थे, तब मुगल दुनिया के दूसरे देशों से आए और देश पर कब्जा कर लिए, क्योंकि कुछ कम्युनिटी के लोग ही लड़ सकते थे, सबको लड़ने की इजाज़त नहीं थी। देश गरीब होता चला गया क्योंकि कुछ ही कम्युनिटी के लोगों को बिजनेस करने का अधिकार था। देश लाचार, बेबस हो गया, विज्ञान से पीछे बढ़ गया क्योंकि कुछ ही लोगों को पढ़ने का अधिकार था। जैसे सोचिए, आज चाइना जो सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी थी, वो उसने सबको मौका दिया विज्ञान का, पढ़ने का, तो दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश हो रहा है। अमेरिका, सबको मौका मिला। भारत आज भी इसी मुहाने पर खड़ा है, डेवलप्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ आज भी संवैधानिक रूप से तो ये सही नहीं है, लेकिन कर लोग यही रहे हैं। देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने एक सपना देखा। तमाम महापुरुष, चाहे कबीर हो, चाहे रविदास हो, जो जात पात के खिलाफ लड़ रहे थे, फूले, पेरियार, उन सब के सपनों को, साहू जी महाराज के सपनों को बाबा साहब ने संविधान में पिरोया और उन्होंने कहा कि जिनको मनुवाद और जातिवाद के आधार पर जिन लोगों को बिजनेस, पढ़ाई लिखाई और राज करने से रोका गया, उन सबको संवैधानिक अधिकार दिए। और उन्होंने कैटेगरी बना दी, कोई जनरल है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई अल्पसंख्यक है, कुछ अधिकार दिए। नतीजा 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और 1950 के बाद जब इस देश में संविधान लागू हुआ, तब देश धीरे धीरे फिर से मजबूत होने लगा। लेकिन जो जातिवादी थे, मनुवादी थे, वो पढ़ाई लिखाई का अधिकार, क्योंकि उससे सीधा संबंध पैसा और सम्मान से है, वो राजकाज का अधिकार और बिजनेस का अधिकार नहीं छोड़ना चाहते हैं। और वो समय समय पर अलग अलग विधा करते रहते। तो सोचिए, शूद्रों में 4,000 जातियां बनाई गई, शूद्रों में, अछूतों में हजारों जातियां बनाई गई और जाति के नाम पर उनको शोषण किया गया। बाबा साहब ने इसको तोड़ा और उन्होंने तमाम जिनको शूद्र कहा गया था उन सबको ओबीसी कहा, जिनको अछूत कहा गया था उनको एससी एसटी कहा, जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुई थी, और उनको वोट का अधिकार दिया। जब वोट का अधिकार आया तो एससी एसटी ओबीसी के वोट की अहमियत बढ़ी, उनको फिर पढ़ने लिखने का मौका मिला।
लेकिन सोचिए आज भी जो सत्ता में जातिवादी मनुवादी सोच के लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम जाति तो गिनेंगे लेकिन हम समूह नहीं बताएंगे। अब सोचिए ओबीसी के लोगों को लड़ाया जा रहा है। पहले ओबीसी को ईबीसी में बदला गया, अब तमाम जातियां जो ओबीसी में थी उनको लड़ाया गया। ये आरएसएस का अपना एजेंडा है। तमाम अति पिछड़ी जातियों को कुर्मी यादव कुशवाहा से नाराजगी है। उनको लगता है कि उनका हक उसी ने खाया है, जबकि कायदे से ये साफ हो जाएगा कि जनरल बिहार जाति जनगणना के अगर माने तो जनरल कैटेगरी के पास सारी संपत्ति है। तेलंगाना में भी साफ हुआ है। लेकिन चूंकि आपको लड़ाना है और जो सबसे ज़्यादा संवैधानिक लाभ लेने वाले लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनका जीवन संविधान से बदला है, अछूत समाज के लोग जिनको अछूत बना दिया गया था, जिनको बाबा साहब ने SC/ST कहा, वो सबसे ज़्यादा जागरूक थे। लेकिन उनको भी शेड्यूल कास्ट को भी सब कैटेगराइज कर दिया गया। ओबीसी को क्रीमी लेयर लगा दिया गया, शेड्यूल कास्ट को सब कैटेगराइज किया गया। और अब कहा जा रहा है कि यहाँ तक तो ठीक था, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित। अब कहा जा रहा है कि जो नई जाति जनगणना होगी उसमें ओबीसी नहीं बताया जाएगा कि ओबीसी की संख्या कितनी है, आपकी जातियां बताई जाएंगी। कुर्मी इतना, यादव इतना, कुशवाहा इतना, प्रजापति इतना, चंद्रवंशी इतने, विश्वकर्मा समाज के लोग इतने, धानु कितने। अब सोचिए इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। दरअसल जब ओबीसी बनता है तो 60% आबादी होती है, उनको 60% सीट देना होता है। जब आपको जातियों में बांट दिया जाएगा तो फिर से आपको जातियों के नाम पर लड़ाया जाएगा। कुर्मी, यादव, कुशवाहा, चंद्रवंशी जो तमाम लोग हैं वो आपस में फिर से जातियों में लड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा था कि ये जातिवाद मनुवाद जो है वो घोर महीन जातिवाद है। इससे निकलने का एक ही रास्ता है, पढ़ाई लिखाई। अब सोचिए जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग कुर्मी, यादव, कुशवाहा को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, क्या वो प्रजापति विश्वकर्मा समाज के लोग को नौकरी देंगे? आप बताइए, क्या वो तांती तत्मा को नौकरी देंगे? क्या वो धानु को नौकरी देंगे? जो लोग शेड्यूल कास्ट में रविदास को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, पासवान समाज को नौकरी देना नहीं चाहते हैं, क्या वो वाल्मीकि समाज को, माझी समाज को नौकरी दे देंगे? दरअसल ये एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को खड़ा करने की कोशिश है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के 90% लोगों को और महिलाओं की मुक्ति बाबा साहब के मार्ग पर बताए गए रास्ते पर ही है। जब तक आप SC/ST OBC नहीं बनेंगे, जब तक आप किसान और अल्पसंख्यक नहीं बनेंगे, सोचिए जो जनरल कैटेगरी में किसान है, जो जातिवादी मनुवादी सोच के जो लाभार्थी लोग हैं, जिनको इससे फायदा मिला बर्म की व्यवस्था से, उन्होंने जनरल कैटेगरी के किसानों को कुछ नहीं दिया। आप बताइए पटेलों को कितना मिला है? गुजरात में वो जनरल में आते हैं। कितने जज हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितना बिजनेस में है? मराठाओं को क्या मिला? जाट समाज को क्या मिला? उनसे जाके देख लीजिए। थोड़ा सा हो सकता है ओबीसी से थोड़ा सा आगे हो, SC से थोड़ा सा आगे हो, लेकिन वो किसी से पीछे तो हैं। इस देश के मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा पर किसका कब्जा है? जाति जनगणना से ही पता चलता है कि 10% लोगों का कब्जा है। अगर आपको ओबीसी की जातियां नहीं, ओबीसी नहीं गिनना है, सिर्फ जातियां गिननी है, तो आप जनरल की भी सारी जातियों को गिनिए। फिर जनरल को क्यों कहते हैं कि ये 15% या 10% है? उनकी भी जाति गिनिए। खैर देर सवेरे होगा। वही दूसरी खबर है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज मीडिया को संबोधित किया, एक प्रेस रिलीज जारी की है। और जो मुझे लगा तमाम टीवी अखबार जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है वो आपको चंद्रशेखर वर्सेज मायावती की कोशिश कर रहे हैं। मायावती जी ने सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि ईवीएम, जब तक ईवीएम रहेगा बहुजन समाज के लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा। ये बड़ी खबर है कि मायावती जी अभी भी, उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी एक मात्र पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही है। तो सोचिए बाबा साहब ने हमें SC/ST OBC दिया था, धीरे धीरे हमें जातियों में फिर से बांटा जा रहा है। हम फिर से जातियों में बांट दिए जाएंगे। कुर्मी, यादव, कुशवाहा, राजवंशी, चंद्रवंशी, तांती, तत्मा। SC/ST के लोग अभी भी अपनी संवैधानिक अधिकार को बचाए हुए हैं, लेकिन उनको भी SC को 2 सब कैटेगरीज में बांट दिया गया है, ST को भी बांट दिया गया है। लेकिन सवाल है कि वर्ण कुव्यवस्था के शिकार वो तमाम लोग होंगे जिनको शूद्र और अछूत बनाया गया था। उनके दिमाग में आज भी वही है कि वो राज करने के लिए बने हैं, वो बिजनेस करने के लिए बने हैं, वो शिक्षा के लिए बने हैं, वो सम्मान के लिए बने हैं,
और बाकी सब अछूत और शूद्र हैं। तो ये जातिवाद मनुवाद तभी दूर होगा जब आप संवैधानिक अधिकार के लिए सजग होंगे और SC ST OBC बनेंगे और एकजुट होकर 90% लोग सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।